एवरीवन, दिस इज योग माया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ योग माया। आज हम आपके साथ वापस जुड़ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो चाइल्ड साइकोलॉजी का अभिन्न हिस्सा है। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस के डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही इंटेलिजेंट क्वोशंट को हमने पढ़ा था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम जो है इंटेलिजेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत लेकर आए हैं, जो कि है हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो आज हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो है आज का जो टॉपिक है वो है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बुद्धि के बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1983 ईस्वी में किया और उस समय उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन किया था। उनके इस जो है बहुबुद्धि सिद्धांत का जो चर्चा है वो हमें इस बुक में मिलती है, द फ्रेम्स ऑफ माइंड। द फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक जो है 1986 में पब्लिश की गई थी और जो है इस बुक के द्वारा इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। और उस समय उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 7 प्रकार के बुद्धि के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो चलिए सबसे पहले उनके सिद्धांत के मुख्य मान्यताओं को जानते हैं, जो एजम्पशंस हैं उनके सिद्धांत के, वो हम लोग जानते हैं। एजम्पशंस क्या क्या है? सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि जो है उसके कई प्रकार होते हैं। जो है गार्डनर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में तेज है तो और बाकी विषयों में वह अच्छा नहीं है तो वह बुद्धि उसकी अच्छी नहीं है या फिर प्रखर बुद्धि वाला नहीं है। या फिर अगर कोई बच्चा डांसर है या सिंगर है तो दैट डजंट मीन कि वह बच्चा जो है पुअर है या फिर कम बुद्धि वाला बच्चा है। तो बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। वातावरण और वंशानुक्रम का मिला जुला संयोग है कि वह किस क्षेत्र में बेहतर कर रहा है और किस क्षेत्र में उसकी रुचि अधिक है और उसका प्रदर्शन बेहतर है। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की। तो उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि का जो स्वरूप है, वह एकाकी सिंगुलर ना होकर बहुकारकीय होता है, यानी कि वह उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बुद्धि में। तो इसका स्वरूप जो है सिंगुलर नहीं है, मल्टी फैक्टर है भैया। इनका जो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है इसका आधार है न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये क्या कहते हैं? उन्होंने सुझाव दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो है शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जनरली मैथ्स क्लासेस में हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई सॉल्यूशन टीचर करते हैं, अगर हमें उस प्रोसेस से उस मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं समझ आता है तो फिर टीचर एक अलग तरीके से सॉल्यूशन करके हमें बताते हैं, फिर हमें समझ आता है। मे बी तीसरे टाइप का भी यूज करते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक ही विषय वस्तु को समझने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे साइंस में ही कभी कभी होता है कि प्रदर्शन द्वारा टीचर जो है पहले लेक्चर द्वारा समझाते हैं, अगर हमें समझ नहीं आता है तो फिर वो प्रदर्शन विधि का उपयोग करते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हमें वास्तविक जगत से रिलेट करके एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज़ों को बेहतर तरीके से विभिन्न तरीकों से एक ही चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं, जब तक कि हमें वो चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर ना हो जाए, कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो जाए। तो सेम चीज़ हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज उन्होंने कही कि अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। डेफिनेटली वो कहते हैं कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए या फिर किसी भी वस्तु के बारे में कल्पना या सोचने के लिए, तर्क करने के लिए, उस वस्तु के गुणों अवगुणों को सोचने के लिए हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है,
उसके सोचने की क्षमता और सोचने की शक्ति जो है उसका प्रकार अलग अलग हो सकता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अपने आप में वह अलग मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति है, जिस कारण से उसके सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो ये मुख्य चीजें हैं जो एजम्पशन है, जो उनके थ्योरी का हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का जो जिस्ट है वो है ये कि बुद्धि कई प्रकार के हैं, यह न्यूरोसाइकोलॉजी से उद्भूत है, यह इसका स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है और अलग अलग लोगों के सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। शिक्षक किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आगे है कि जो है सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर ने 83 में 7 प्रकार की बुद्धि का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है 7 प्रकार की हो सकती है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने 1998 में 1998 में 8 टाइप की बात की। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार की बात की और फिर सन 2000 में उन्होंने 9वें प्रकार को जो है प्रतिपादित किया। लेकिन हमारे इंडिया में एनसीईआरटी का जो करिकुलम है, एनसीईआरटी का करिकुलम है, उसमें अभी तक 8 टाइप्स की बात है। यानी कि जब भी हम लोग एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाता है कि जो है बुद्धि के कितने प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं, तो हम लोग आंसर में 8 टाइप्स लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा करिकुलम अभी तक 8 टाइप्स को लेकर चल रहा है। तो ये हो गया कि सबसे पहले उन्होंने कब दिया कंसेप्ट, 1983 में उनकी बुक द फ्रेम्स ऑफ माइंड में दिया। फिर 98 में उन्होंने 8 टाइप्स की बात की और 2000 में उन्होंने 9 टाइप्स की बात की। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि उनके जो बुद्धि के 8 या 9 प्रकार जो भी हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह से उन्होंने बुद्धि को विभिन्न प्रकारों में विभक्त किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो पहला प्रकार बताया बुद्धि का, वो बताया भाषाई बुद्धि, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग बुद्धि से हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि समाहित होती है। उसकी हेरिडिटी से कुछ गुण मिलते हैं और कुछ वह वातावरण में ढलकर उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसके योजन के द्वारा, दोनों के मिक्सअप के द्वारा उसमें एक विशेष प्रकार की बुद्धि जो है उसका प्रभाव अधिक हो जाता है और वह उस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर माता पिता जो है डॉक्टर हैं, तो बच्चा बचपन एक तो उसे हेरिडिटी से वो जो डॉक्टर का जो भी मतलब वो गुण होता है, जो भी लोगों से जो है अवगत होने की, विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने की, या फिर विभिन्न चीज़ों से जो है जो भी उसके गुण अवगुण होते हैं उसको वह बेहतर तरीके से बचपन से उसको हेरिडिटी के द्वारा मिलता है। साथ ही जब वह अपने परिवार में रहता है तो उसको माहौल भी वैसा ही मिलता है कि वो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानता है, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में प्रतिदिन सुनता है। तो धीरे धीरे वह क्या होता है, उस माहौल में ढलने लगता है और उसमें चाहे अनचाहे एक डॉक्टर बनने की सारी जो है खूबियाँ धीरे धीरे शामिल होने लगती और उसका इंटरेस्ट भी उसी एरिया में जाता है। तो इस प्रकार से वह उसमें एक खास तरह का गुण डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर माता पिता सिंगर हैं या घर में सिंगिंग का कल्चर है, तो बच्चा जो है जन्म लेता है उस घर में अगर, तो वह आसपास के माहौल और हेरिडिटी के समायोजन के साथ साथ वह भी अच्छा गाने लगता है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो भाषाई बुद्धि जो है, इसने हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि व्यक्ति या बालक में एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा वह बोलने में, सुनने में, व्यक्त करने में, मतलब जो भी भाषा के रूप हैं, जिस तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं भाषा को, उन सब गुणों में वह ज़्यादा बढ़िया अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन होता है। और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन बच्चों में, जिन बालकों में बेहतर होता है, वो जनरली क्या बनते हैं, एडिटर बनते हैं, संपादक, लॉयर बनते हैं, वकील बनते हैं, पोएट बनते हैं, कवि बनते हैं, है ना, जर्नलिस्ट बनते हैं। तो ये सारे जिन बच्चों में
भाषाई बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, वो लोग एडिटर, लॉयर, पोएट, ये सारे जो है क्षेत्रों को अपनाते हैं। तो ये हो गई भाषाई बुद्धि, यानी कि भाषा में अच्छा। कोई भी बालक जब भाषा में अच्छा होता है तो भाषाई बुद्धि उसकी जो है बेहतर है। सेकेंड वन इज तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें जो है नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें बच्चे में जो है लॉजिकल पावर ज़्यादा होते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथ्स के प्रति उसका ज़्यादा रुझान होता है। तो इस तरह के बच्चों का जो है जैसे कि वो मैथमेटिक्स के टीचर्स बनते हैं, बैंकर्स बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो जिन बालकों में तार्किक गणितीय बुद्धि अच्छी होती है वो लोग आगे चलकर उस क्षेत्र को अपनाते हैं, क्योंकि वह एरिया बेहतर होता है। थर्ड वन इज स्थानिक बुद्धि, यानी कि स्पैटियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है स्थानिक बुद्धि, जब किसी प्लेस के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में हम जनरली उसको एक जनरल वे में लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बालक होते हैं जो कि उस चीज का जो सदुपयोग कर पाते हैं कि इस स्थान का किन किन तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर छोटी सी एक जमीन है तो एक आर्किटेक्ट बता सकता है कि इसमें बहुत सुंदर सा घर बनाया जा सकता है। तो इस तरह उनका जो है दिमाग, उनका जो है बुद्धि उस क्षेत्र में कार्य करता है और वह उस स्थान का बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो क्या बनते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप देखेंगे एक सिंपल सा व्यू होता है और हम उसको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन जब एक फोटोग्राफर फोटो क्लिक करता है तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम लगने लगता है। तो वो उसकी एबिलिटी है, वो उसका माइंड, उसका जो इंटेलिजेंस है उस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहा है। दैट्स वाई कि वह उस फोटो को बेहतर तरीके से कैप्चर कर पाता है। फोर्थ वन इज शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें जो है बालक का बॉडी मूवमेंट, उसका जो भी मोटर पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट जो वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। उनका इंटेलिजेंस उन्हें प्रेरित करता है कि वो बॉडी मूवमेंट्स वाले क्षेत्र को अपना सके, बॉडी मूवमेंट्स वाले काम बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो है आगे चलकर एथलीट्स बनते हैं, डांसर्स बनते हैं, सर्जन बनते हैं। सर्जन इसलिए क्योंकि उसमें माइंड के साथ साथ बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल्स का काम होता है। वो बेहतर तरीके से सर्जरी करने के लिए उनका बॉडी मूवमेंट्स उनके कंट्रोल में होना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन इज सांगीतिक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है जिन बच्चों में गायन क्षमता या फिर वादन क्षमता, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना या फिर गाना गाना, चाहे वो किसी प्रकार का भी गाना हो, तो वैसा उनका जो है इंटेलिजेंस काम करता है। तो वो बच्चे किस क्षेत्र में आता है, सांगीतिक बुद्धि क्षेत्र में आता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आते हैं। और ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, एंटरटेनर्स बनते हैं, सिंगर्स बनते हैं, कॉमेडी मैन बनते हैं, है ना। वो विभिन्न जो है इंस्ट्रूमेंट्स का वादन करते हैं, तबला वादक, है ना, बांसुरी वादक। हम लोग बहुत सारा ये सब कुछ सुनते हैं जो लोग संगीत में बेहतर है। नेक्स्ट वन इज व्यक्ति आत्मन, पर्सनल सेल्फ। इस बुद्धि को हम लोग अंतरा व्यक्तिक या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। कि ऐसे बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, ऐसे बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, वो जो है पर्सनल सेल्फ, ये पर्सनल अदर्स होगा, ये पर्सनल सेल्फ नहीं, यहाँ पे इंट्रापर्सनल का अर्थ होता है पर्सनल अदर्स। तो वो लोग क्या कहते हैं, दूसरों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और दूसरों से ज़्यादा जो है लगाव रखते हैं। और ऐसे लोग अपने जो भी उनका गुण होता है, जो भी उनकी एबिलिटी होता है, वो दूसरों से शेयर करते हैं और अपने गुण द्वारा दूसरों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं।
और वो क्या कहलाते हैं, अंतराव्यक्तिक इंटेलिजेंस या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे आगे चलकर कोच बनते हैं। को किसी भी खेल के लिए कोच की आवश्यकता होती है। कोच और मेंटर बनते हैं। मेंटर भी जो है इंडिकेट करता है उनको, उनका जो है प्रदर्शन, उनके प्रदर्शन को कंट्रोल करता है कि कैसे, कहाँ पर, किस तरह से, कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट है। ये काम कोच और मेंटर्स करते हैं। काउंसलर्स बनते हैं। विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स और भी बहुत तरह इमोशनल प्रॉब्लम्स या फिर बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि काउंसलर्स उनका सही उपचार करते हैं। एडुकेटर्स बनते हैं जो दूसरों को जो है एजुकेशन देते हैं, जो भी क्षेत्र होता है उनका उससे संबंधित। पॉलिटिशियंस बनते हैं। जनरली आप देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिशियन का जो वाचन होता है, जो वक्तव्य होता है, वो इतना बेहतर तरीके से बोलते हैं, वो झूठे वादे भी इस तरह से करते हैं कि हमें वह सच्चा लगने लगता है। हमें लगता है कि वह जो है हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है। वह इतनी मधुर भाषा में हमसे वोट मांगता है कि हम जो है प्रभावित हो जाते हैं और उसके पक्ष में चले जाते हैं। तो पॉलिटिशियंस हो गए। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी पर्सनल अदर्स रिलेशंस जो है काफ़ी अच्छे से बनाते हैं और लोगों का काउंसलिंग करते हैं। मनोवैज्ञानिक। सेल्स पीपल बहुत बार हम लोग सेल्स पीपल के मंत्रमुग्ध बातों में आकर गलत चीज़ें भी खरीद लेते हैं। टीचर भी जो है पर्सनल अदर्स रिलेशंस, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस का अच्छा एग्जाम्पल है कि वो अपनी बातों को, अपने ज्ञान को बच्चों तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंचा पाते हैं। तो ये हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल, यानी कि जिसको बोलते हैं पर्सनल सेल्फ या फिर इंटरपर्सनल। ये जो है रिलेटेड होता है खुद से। व्यक्ति जो है स्वयं केंद्रित होता है और स्वयं केंद्रित संबंधी जो है बुद्धि का प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो है, जो 1998 में हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में जोड़ा जिस बुद्धि को, वो है प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो बच्चे जो है नेचर से प्यार करते हैं, नेचर से जुड़ाव महसूस करते हैं और नेचर से जुड़कर रहना पसंद करते हैं, तो वो जो है प्रकृतिवादी बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर फार्मर्स बनते हैं, गार्डनर बनते हैं। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति गार्डनिंग में अच्छा नहीं होता, हर व्यक्ति पेड़ पौधे लगाना पसंद नहीं करता, फार्मर बनना पसंद नहीं करता। तो जिनको नेचर से प्यार है, जिनको नेचर से लगाव है और जिनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, वो लोग इस क्षेत्र को अपनाते हैं। अगला है जो 2000 में जोड़ा गया, सन 2000 में, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये लोग जो है अस्तित्ववादी होते हैं, किसी भी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, कि जैसे कि फिलोसफर हो गए, साधु महात्मा हो गए, रिसर्चर हो गए, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। फिलोसफर फिलोसफी की बातें करते हैं, साधु संत जो ईश्वर परमात्मा की बातें करते हैं। तो ये लोग जो है क्या होते हैं, अस्तित्व, हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। जैसे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है। डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं ये लोग, जो है इस क्षेत्र को अपनाते हैं। तो इन 9 प्रकारों के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने जो है डिटेल में बताया और बताया कि इन सब में से किसी भी क्षेत्र में बच्चा अगर अच्छा है, किसी भी एक क्षेत्र में बच्चे की बुद्धि प्रखर हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो है एक म्यूजिक जानने वाला बच्चा डल बच्चा है या फिर एक मैथमेटिक्स जानने वाला बच्चा, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा बहुत ही प्रखर बुद्धि वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे में जिस भी तरह की बुद्धि अच्छी है, जिस भी तरह की जो है इंटेलिजेंस उसमें प्रचुर मात्रा में है, वह उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है और वह बच्चा भी जीनियस हो सकता है, जीनियस होता है। तो इस तरह से हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को ब्रॉड एरिया में समझाया, ब्रॉड एरिया में बताया और
जिस तरह से आज के इनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है काफ़ी जो है प्रभावी है, क्योंकि पुराने समय में जो भी बच्चे पढ़ाई में थोड़े अच्छे होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। कभी भी ऐसा माँ बाप नहीं कहते थे कि आप क्रिकेटर बन जाओ, चाहे वो क्रिकेट में कितना भी अच्छा हो, बट ऐसा नहीं कहते थे कि तुम क्रिकेटर बन जाओ। या फिर कोई जो है गाने में अच्छी है या गाने में अच्छा है तो उसको उस चीज़ के लिए कहा जाता था कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। जबकि गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह इस बात को साबित करता है कि बुद्धि चाहे जिस भी प्रकार की हो, हम उस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं और हमारी बुद्धि उस क्षेत्र में हम जीनियस हैं, उस क्षेत्र में हम प्रखर बुद्धि वाले हैं और हर एक की हर एक का समान मूल्य है, समान वैल्यू है। तो इस तरह से हमने हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देखा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हावर्ड गार्डनर, और हमने क्या क्या जाना कि हावर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत को कब दिया, क्या क्या उसके उनके सिद्धांत के अजम्पशन हैं और क्या प्रकार हैं। तो आशा करती हूँ कि जब भी परीक्षा में आपको इन प्रकारों से क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली आंसर दे पाएंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो है किस किताब द्वारा उन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत को जो है बदलाया, तो द फ्रेम्स ऑफ माइंड आप याद रखेंगे इस किताब को। हमारा जो इंडियन करिकुलम है, एनसीईआरटी का करिकुलम है, वो 98 में जो 8 टाइप्स के बारे में हावर्ड गार्डनर ने बताया उसी को मानता है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए उपयोगी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे भी आपसे जुड़ी रहूंगी। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।